नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएचएससी 51 के अंतर्गत जो है संगीत गायन सब्जेक्ट पे बात करेंगे। और आप जानते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट की एक अलग डिमांड होती है। उसी तरह से इस सब्जेक्ट की भी एक अलग डिमांड है और उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे। आज के डिस्कशन में इंटरव्यू की जो ज़रूरी बातें हैं वो ज़्यादा हम लोग नहीं बात करने वाले हैं। मेन है इस सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को देखेंगे। और दूसरे पार्ट में संगीत गायन सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू में उन पर देखेंगे। और बिल्कुल आखिरी में 1-2 मिनट में इंटरव्यू प्रोग्राम है उसमें क्या है उस पर बात करेंगे। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस सब्जेक्ट की डिमांड क्या है। देखिए, इस सब्जेक्ट में इसकी पूरी संभावना रहती है एक या दो बार इंटरव्यू के दौरान ही आपको कुछ गाने या गुनगुनाने के लिए कहा जाए। और ये बड़ी समस्या है नहीं। जितने भी बच्चे हैं इस सब्जेक्ट के वो सभी काफ़ी निपुण हैं इस मामले में। उन्होंने अच्छा अभ्यास किया है, अच्छी रुचि रखे हैं और तभी उन्होंने इस सब्जेक्ट को लिया भी है। तो कभी भी वो कह सकते हैं कि आप कुछ गा के सुनाइए या इसे गा के सुनाइए, ये कैसा आपको लगता है, एटीसी। एक और इसका हाई लेवल होता है कि कभी कभी जब डिस्कशन या चर्चा होती है तो दो संगीत के नाम आते हैं। तो कभी कभी ये भी कहा जाता है कि आप इन दोनों को गा या गुनगुना करके दोनों में अंतर बताइए कि क्या होता है। क्योंकि संगीत की जो कई ऐसी भाषा है जिसे हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, तो ऐसे में गाने या गुनगुनाने की जो आवश्यकता है वो काफी प्रबल हो जाती है। अगले में एक और जो बेसिक ज़रूरत होती है इस सब्जेक्ट में डिमांड होती है वो ये है कि सिंपल सिटी को बहुत अधिक पसंद किया जाता है। सिंपल सिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ पहनावे ओढ़ाए या और भी जो आपकी ड्रेसिंग है उस तक सीमित हो जाती है, बल्कि आपके फेस का जो रिएक्शन है वो कितनी सिंपल सिटी के साथ प्रेजेंट होता है वो देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि पैनल के जो मेंबर होते हैं उनके भी बात में या और भी कई तरीकों में वो कलात्मकता दिखती है। तो आप इन सब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हैं। एक और बात होती है इस सब्जेक्ट में, अक्सर एक गलती बच्चों से हो जाती है, जैसे कि अगर उन्होंने संगीत के क्षेत्र में कुछ परफॉर्मेंस किया है, कहीं पर स्टेज परफॉर्मेंस किया है, कहीं स्टेज पर इंस्ट्रूमेंट बजाया है या किसी को इस एरिया में मान लीजिए कि कोई अवार्ड मिला है, तो इसे रखने का जो तरीका है वो सीधे सीधे नहीं रखना है कि मैंने इस स्टेज पर ये बजाया है, मुझे ये पुरस्कार मिला है या मैंने ये इंस्ट्रूमेंट बजाया है। आप यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं कि ऐसा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है या मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि सिंपल सिटी और पोलाइटनेस की तरफ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा इन सभी से कह सकते हैं कि सर पे नहीं चढ़ने देते। इन सबको आप एक आराम से संगीत को आप रिस्पेक्ट करते हैं, न कि इन सभी अवार्ड को। एक और बात होती है कि अगर आप इंट्रो में या पूरे डिस्कशन के दौरान अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया, किसी टेक्नोलॉजी का नाम लिया, किसी सुर ताल या गायन का नाम लिया, तो आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में निश्चित तौर पे पता होना चाहिए कि ये कब बना, किसने बनाया, किस कंट्री में इन्वेंशन हुआ, भारत में हुआ तो कहाँ पर हुआ, किस स्टेट में। मतलब बैकग्राउंड आपसे पूछे जाने की संभावना रखी जाती है क्योंकि आपने इंटरव्यू के दौरान उस शब्द का चुनाव किया है। और एक बात ज़रूरी होती है, जैसे मान लीजिए कि आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यूपी में जितने भी संगीत से संबंधित घराने हैं या उनसे जुड़े व्यक्ति हैं उनको गहराई से आपको जानना है। कि जानते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो मील का पत्थर साबित हुए। उन्होंने पर्टिकुलर किसी कला को स्थापित किया, किसी संगीत का स्थापित किया, लाया उसे,
तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो किस रूप में उन्होंने अपने कह सकते हैं कि योगदान दिया, वो सभी मतलब अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रिस्पेक्ट के साथ। कुछ शब्दों का चुनाव आप कर सकते हैं, जैसे कि मनमुग्ध होना, हृदय स्पर्शी हो जाना, खो जाना। जब मैं इस संगीत को सुनती हूँ या सुनता हूँ तो खो जाता हूँ, मनमुग्ध हो जाता हूँ या हृदय को स्पर्श कर जाता है। ये सब शब्द इसलिए जरूरी होता है, ये संगीत के प्रति आपके लगाव को प्रदर्शित करता है। या चाहे तो आप कुछ और भी शब्द चुनाव कर सकते हैं या किसी बात को रख सकते हैं कि जिससे ये दिखे कि आपको संगीत में कितनी रुचि है। और बाकी तो देखिए, वो तो जब आप व्यवहारिक तौर पे जब आप इसको करेंगे तो कई चीज़ें और निकल के आएंगी। खैर, इसके बारे में और डिटेल हम लोग जब मॉक इंटरव्यू में आप जुड़ेंगे तो थोड़ा सा कुछ और तौर तरीके और कायदे पे बात करेंगे। फिलहाल अभी लेते हैं जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पे, जिससे कि इन प्रश्नों का आंसर तो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे ही। ज़्यादा कोशिश करिएगा कि रिटर्न में अगर की बजाय ओरल आप रिकॉर्ड करके फिर सुने। आप चाहें तो हमारे पास भी भेज सकते हैं, हमारी टीम उसको जांच करके कुछ रिफॉर्म होता है तो वो बता सकती है। एक और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने व्यवस्था रखी है कि आप बोर्ड पे पढ़ाने वाले जो टॉपिक हैं उनमें आप 5-10 मिनट की वीडियो आप चाहें तो कुछ भेज सकते हैं। अ, उसे चेक करके आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या सुधार करने की अभी गुंजाइश है। चलिए प्रश्नों को लेते हैं। क्या प्रश्न है जो पहले पूछे गए हैं इंटरव्यू में, इसकी लिस्ट है। हम्म, इससे देखते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस और एक अनुमान लगेगा पूरे सिलेबस पे आपको प्रश्न बनाने का। कम से कम 2 यूनिट पे तो जरूर आप करिएगा, वो भी ठीक से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर सप्तक और स्वर अंतराल में क्या अंतर है। दोनों को आपने अलग अलग पढ़ा है, लेकिन जब दोनों को एक साथ मर्ज करके प्रश्न पूछा गया है तो आपको वर्ड लिमिट थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक सीमित समय पर आप इसको फिनिश कर सकें। कभी कभी जब ऐसे बड़े टॉपिक एक साथ मर्ज किए कर दिए जाते हैं तो एक ही टॉपिक को हम लंबा खींच देते हैं अंतर बताने में, जबकि आपको ध्यान रखना है कि दोनों बताना है तो एक निश्चित समय में आप इसे कंप्लीट करके दूसरे को भी बताएं। सेकेंड क्वेश्चन है कि संगीत में टैगोर का क्या योगदान है। अब देखिए, किसी का भी शॉर्ट नेम पूछा जाए, जो कि पूछा जाता है, तो आप उनके नाम को पूरा रखें और रिस्पेक्ट के साथ बताएं कि हाँ सर या रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये योगदान रहा है, आप उसको बता सकते हैं। ये आसान प्रश्न है एक तरह से, इसकी लिस्ट आपके पास होगी ही। देखिए, आज हम सिर्फ प्रश्न पे बात कर रहे हैं, इसके आंसर पे नहीं। आंसर आप कोशिश करिएगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। बाकी मॉक इंटरव्यू में भी इन सभी प्रश्नों का रिपीटेशन होगा। ठुमरी और टप्पा में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से व्यक्ति सक्रिय रहे हैं। ये देखिए, पर्टिकुलर मैंने इन दो का नाम आपसे पूछा गया है जो मैंने अभी बताया, लेकिन और भी जितने तरह के नृत्य हैं या घराने हैं उनसे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी रहती है, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि कोई भी जब हम संगीत की बात करते हैं तो घुमा फिरा के उन घरानों तक जरूर जाती है। इनमें ठुमरी और टप्पा में आप देखेंगे कि सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, माती बाई, रसूलन बाई, ताज बेगम, ये लोग फेमस व्यक्तित्व हैं इस क्षेत्र में। तो आप इनके बारे में बताएं। और जो मैंने शुरू में आपको इंडिकेशन दिया कि किसी का भी नाम आप रखें तो ये जरूर ध्यान रखें कि उनके बारे में आप जानते हैं। तो अगर आप सिद्धेश्वरी देवी नाम रखते हैं तो आप उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ के रखें कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या योगदान रहा। फोर्थ क्वेश्चन है, घराना पद्धति की क्या नुकसान रहे हैं अब तक। तो फायदे नुकसान दोनों आपने पढ़ा है, घराना पद्धति डायरेक्ट सिलेबस में भी है, इसलिए आपसे पूछा भी क्या था। तो यहाँ नुकसान पूछा है तो बता सकते हैं, आसान है। बहुत सारे व्यक्ति को ये मौका नहीं मिल पाता जो उस घराने से नहीं संबंधित हैं। और भी कुछ पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। ये देखिए, ये प्रश्न
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तर्क देता हूँ कि क्यों ज़रूरी है। क्योंकि संगीत का जननी माना जाता है इस पुस्तक को, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। ये प्रश्न जब पूछा गया था तो इस पर क्रॉस भी हुए थे और फिर आगे की चर्चा हुई थी, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया इस बार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2025 में यूनेस्को में शामिल हुआ है ये गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। यानी कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी आपको सिर्फ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही नहीं देखना है, साथ साथ अब यूनेस्को भी देखना है, क्योंकि वहां शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत का चिकित्सा में किस किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। आप जानते हैं कि संगीत का चिकित्सा में भी प्रयोग किया जाता है रोगों के निदान में। वही आपको बताना है कि किस किस तरीके से हो सकता है। आप रख सकते हैं कि वैसे तो कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रोग की समस्या को का अधिक निदान इसके द्वारा किया जाता है। या और भी आपके पास कुछ प्रबल तर्क हो तो आप उन्हें रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक संगीत का कजरी लोक संगीत का कुछ पंक्तियों का को गाकर सुनाइए। ये उत्तर प्रदेश का है, आप वहाँ का इंटरव्यू दे रहे हैं और आपके सिलेबस में पर्टिकुलर अगर इसे लिखा गया है तो निश्चित तौर पे किसी भी तरह से इस प्रश्न को आपसे पूछा जा सकता है। इस पर मतलब विशेष काम करिएगा। वैसे तो पूरे सिलेबस पे आप करें, लेकिन मैंने बताया कि 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और बाकी आप प्रश्नों को थोड़ा सा देख के रखिए कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम इम्पोर्टेंट है, etc। इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है सोशियोलॉजी MPPCS करके। थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, क्या कितना और कैसे पढ़ें। अगर आपको ज़रूरी लगे तो वहाँ आप देख लीजिएगा, अच्छी डिज़ाइन बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंभू जी महाराज के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने कहा कि जितने भी महान व्यक्तित्व हैं संगीत के बारे में, आप उनको जरूर देखें। शंभू जी महाराज हुए, लच्छू जी महाराज हुए, या ऐसे कई सारे व्यक्तित्व हैं जिनका कह सकते हैं कि एक अच्छा नाम फेम है। तो उनसे पर्सनली भी पूछा जा सकता है कि उनके योगदान को बताइए। कथक से जुड़े थे ये, रहीमुद्दीन खान के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है और क्यों। ये आप अगर आपके पास पर्याप्त प्रमाण हो कि अब इसे महिलाएं भी करती हैं तो आप उनको प्रमाण के साथ बताइए, केवल ओरल नहीं। अन्यथा आप बता सकते हैं कि कथकली जो है इसमें केवल पुरुष ही शामिल होते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आप व्यक्त कर सकते हैं। आप कारण भी बता सकते हैं कि क्यों ऐसा है, क्योंकि भारी भरकम ड्रेसेज हैं उसमें, इसलिए उसको पुरुष जो है अकेले करता है। तो ETC ऐसे पॉइंट अपने रख सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू में सबसे ज़रूरी होता है कि आपका जो तर्क है वो कितना मजबूत है, आपका जो आंसर है उसके पीछे का लॉजिक कितना स्ट्रांग है। क्योंकि आयोग भी आंसर बना के नहीं आता है कि प्रश्न बनाया फिर उसका आंसर बना के आपसे प्रश्न पूछ रहा है। उनके पास सिर्फ प्रश्न होते हैं और अनुभव के आधार पर उनके पास आंसर होता है। तो अगर आप अपने आंसर सही देते हैं, लॉजिकल देते हैं, मजबूत देते हैं, तो उस पर निश्चित तौर पे मार्क्स मिलते हैं। 10 से 12 मिनट में पूरा आपको यही करना है कि कितना बेस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ना कि अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख सकते हैं तो 27 आसान है। और पिछली बार तो ये रिकॉर्ड टूट गया, इतने सारे बच्चे 27 लाए हैं आउट ऑफ 30 की। मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीका है वहाँ तक पहुँचना। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। एक इंटरव्यू प्रोग्राम है हमारा जिसमें 4 मेंबर की पैनल है और कोशिश ये की जाती है कि कम से कम 3 उसमें एक्सपर्ट रहें और एक साइकोलॉजिस्ट रहें। बिल्कुल आयोग की कॉपी पेस्ट की गई है। आपको पर्टिकुलर डेट टाइम मिलेगा, पैनल नेम मिलेंगे, आपको एक प्लेस मिलेगा जहाँ जाना है, आपको वहाँ वेटिंग हॉल में बैठना है, न्यूज़पेपर वगैरह है वो रीड कर सकते हैं। उस बीच में आपके मस्तिष्क में क्या द्वंद्व चलते हैं आप उसका अनुभव ले सकते हैं। उसके बाद माइक अनाउंसमेंट के बाद घबराहट कैसी होती है आप उसे देख सकते हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि
हमारे पास कई बच्चे कह देते हैं कि सर हमारा थोड़ा सा लेट कर लीजिए, अभी डर लग रहा है, इस टाइप का घबराहट हो रही है। तो उसी को दूर करने के लिए मॉक इंटरव्यू होता है, जिससे कि आप थोड़ा सा अच्छा फील कर सकें। फिर इंटरव्यू पूरा 40 मिनट्स के आसपास, 30-40। फिर आफ्टर दैट फीडबैक होता है, एक लंबी फीडबैक। हर फीडबैक में 20+ प्रॉब्लम निकलते हैं, फिर उनका रिफॉर्म होता है। तो एक अच्छे से कह सकते हैं कि एक प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं होती हैं। देखिए, अगर आप हमारे पास नहीं जुड़ पाते हैं किसी कारण से, बहुत से कारण हो सकते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक ऑफलाइन इंटरव्यू जरूर दें। उसकी कुछ शर्त है। जहां भी आप इंटरव्यू दें, मतलब आप चेक कर सकते हैं कि एक तो ये है कि पैनल मेंबर 3-4 से कम ना हो, जिससे कि एक डर बना रहे कि कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उन पैनल मेंबर के बारे में लगभग लगभग आप किसी के बारे में न जानते हो कि कौन क्या है, क्या उनकी पर्सनालिटी है, क्या व्यक्तित्व है, क्योंकि यही आपको मेन इंटरव्यू में भी मिलेगा कि आप उनके बारे में नहीं जानते। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जिनसे भी गाइडलाइन ले, आप उनसे प्रभावित हों। देखिए, जानना और प्रभावित होना दोनों अलग चीजें हैं। कि आप उनसे थोड़ा सा प्रभावित हैं, कि उनकी बातें लॉजिकल हैं और आप उनके आंसर से लॉजिकली प्रभावित हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी बेसिक बेसिक क्राइटेरिया हैं, आप उसको देख करके आप कहीं भी कर सकते हैं, या हमारे पास जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास जुड़ सकते हैं। आज का डिस्कशन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।